आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आपको तो एक पेज हिंदी लिखने नहीं आता है, आप तो उससे भी गए गुजरे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, ये बोलने वाले जो नेता हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती है कि मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में चुनाव जिताया, लेकिन आपने बना दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और उस पार्टी के लोग आज ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। भैया आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। क्या बीजेपी को यह लग गया है कि यादव वोटर उनका नहीं है? आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण को देखते हुए 7 मंत्री बनाए गए और मतलब पिछड़ा, अति पिछड़ा, स्वर्ण तीनों को देखा गया। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा यादव वोटर्स है, पर बीजेपी यादव वोटर्स को इग्नोर करते हुए मंत्री बनाई। तो क्या मतलब कि यादव वोटर्स से बीजेपी की आस खत्म हो गई है? बहुत सही प्रश्न आपने किया आदर्श। 7 मंत्री जी अभी बनाए गए, 15 मंत्री उनके पहले से थे, एक ने इस्तीफा दिया, 14 मंत्री बचे, 7 और मिला के कुल 21 मंत्री बने। मंत्री हैं जी हाँ, और उनमें से कोई यादव नहीं है। नहीं, एक सिर्फ नंदकिशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर की भूमिका में हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी ये मान लिया है कि बिहार का यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा, और इसीलिए वो बिल्कुल यादव को अपने से अलग करके चल रहा है। और एक चीज़ तो आप और ध्यान में रख लीजिए आदर्श जी, मुझे लगता है कि जो 2-4% यादव वोट करते भी थे बीजेपी को, इस बार वो भी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। वो वोट भी सीधे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बीजेपी ने आरजेडी के साथ। अब एक चीज़ आप समझिए, बाकी जितने जाति के वोट को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है, उन सारे वोट में कुछ न कुछ परसेंटेज आरजेडी के साथ भी है, क्योंकि आरजेडी में भी इन सभी जाति के नेता हैं जी। लेकिन यादव का वोट और मुसलमान का वोट, ये 2 वोट ऐसे वोट हैं जिस वोट में रत्ती भर भी सेंधमारी बीजेपी या एनडीए कर पाएगी, ये लगता नहीं है। मैंने अभी का जो समीकरण है, जो स्थिति दिख रही है। अब एक बात तो आप समझ लीजिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 14-14.5% यादव और 17-17.5% करीब मुसलमान, लगभग 32-32.5% वोट जो है वो एकजुट होके आरजेडी के साथ है ना। इसकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके एलीज, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी की हम, लोजपा चिराग पासवान की, इन सारे लोगों को एक साथ मिला दीजिए तो भी कोई एक व्यक्ति ये कहने की स्थिति में नहीं है कि फलां जाति का पूरा वोट हमारा है। जबकि तेजस्वी यादव के साथ एक प्लस पॉइंट है कि यादव और मुसलमान एकजुट होके उनके साथ है। लेकिन मुस्लिम वोट तो कांग्रेस के साथ ज़्यादा जाती है। वही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आइए कांग्रेस की बात। कांग्रेस इस बार श्री कृष्णा अल्लावरू यही है कांग्रेस के बिहार के जो मतलब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश प्रभारी है। ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष तो अखिलेश बाबू हैं। कृष्णा अल्लावरू के नाम का जब आप विश्लेषण कीजिएगा तो श्री कृष्ण यदुवंशी, अल्लाह मुसलमान, तो माई समीकरण को साधने में इस बार कांग्रेस भी जो है आगे है, वो भी तैयार है। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि पिछली बार 70 सीटें
कांग्रेस को दिया था आरजेडी ने, जी है ना। जी जी इस बार कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, जी 100 के करीब में सीटें कांग्रेस को मिलेगी, 100 सीटों पे आरजेडी लड़ेगा और बाकी जो 43 सीट हैं वो सीपीआई एमएल करके इनके जो अपने एलीज हैं उन एलीज को ये देंगे। तो ये स्थिति इस बार दिख रही है। अब क्या है, अब एक तीसरे फ्रंट की तैयारी कर लीजिए। जी तीसरे फ्रंट पे प्रशांत किशोर, जी है ना। जी मुस्लिम वोट की बात करें तो AIMIM की जो अवैसी जी की पार्टी है, जी उसके ऊपर भी चर्चा आते हैं। पहले प्रशांत किशोर की चर्चा सुन लीजिए। प्रशांत किशोर की क्या स्थिति है कि आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर की सभा में, जी प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द जी या प्रशांत किशोर के साथ जी सबसे ज्यादा अगर संख्या किसी की दिखती जी। है तो वो सवर्णों की संख्या दिखती है। जी और अब धीरे धीरे जो समीकरण और जो चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं उसमें ये चीज़ महसूस हो रही है कि सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे प्रशांत किशोर के साथ जा रहा है। सवर्णों का हिस्सा अगर प्रशांत किशोर के साथ जाएगा तो वैसी स्थिति में नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा होगा। जी एनडीए को तो होगा ही, जी। ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान मतलब एनडीए का नुकसान, तो फायदा किसका? महागठबंधन, आरजेडी गठबंधन, है ना। जी। तो ये अभी हालांकि चुनाव में चूंकि 5-7 महीने विलंब है अभी, तो कई तरह के समीकरण अभी बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मुसलमान और यादव का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन पर आंच आ जाए, ऐसा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने नहीं किया, जी, है ना। मुस्लिम का वोट जदयू के साथ थोड़ा बहुत जी होता है, खास करके वहाँ जहाँ मुसलमान कैंडिडेट होता है। जी। अब मुस्लिम कैंडिडेट अगर कहीं हो तो वो अगर अपने बूते पर कुछ वोट ले ले तो दूसरी बात होगी, लेकिन श्री कृष्णा अल्लावरू और तेजस्वी यादव का जो गठबंधन होगा, साथ में सीपीआई एमएल और इधर प्रशांत किशोर की जो भूमिका होगी, उसमें महागठबंधन की स्थिति भी कमज़ोर हो जाए या कमज़ोर हो जाएगी, ये दावे के साथ एनडीए के लोग भी नहीं कह सकते हैं कि भाई हम इस बार क्लीन स्वीप में चुनाव जीत जाएंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से अगर आप चर्चा करेंगे तो कोई भी साफ साफ ये नहीं कहेगा कि 2025 में भी नीतीश, जी, ठीक है, घुमा फिरा के कहेंगे जी तो कोई मानने को तैयार नहीं है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड करेंगे, ठीक है, ये हमारे जो 5 घटक दल के लोग हैं वो तय करेंगे। और ये बात आप समझिए, ये बोलने वाले जो नेता हैं उनको इतनी शर्म नहीं आती है कि मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। वसुंधरा राजे ने राजस्थान ने चुनाव जिताया, लेकिन आपने बना दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को। और उस पार्टी के लोग आज ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग तय करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। भाई आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के किसी भी व्यक्ति को आज की तारीख में ये कहने का अधिकार नहीं है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है। जी, अगर तेजस्वी यादव नौवीं फेल भी है तो आप जो डॉक्टरेट हैं आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आपको तो एक पेज हिंदी लिखने नहीं आता है, आप तो उससे भी गए गुजरे हैं। एक बात आप समझ लीजिए, आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एनडीए या फिर प्रशांत किशोर भी कोई ये कहने का अधिकार नहीं है कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है। यह अधिकार उनको तब होता जब दिलीप जायसवाल के इस्तीफे पे प्रशांत किशोर की भी आवाज उठती या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की भी आवाज उठती। भाई आप करें तो सब ठीक, दूसरा करे तो सब गलत। जी, प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव को बार बार टारगेट करते हैं नौवीं फेल, लेकिन इस मुद्दे पे एक शब्द तक नहीं बोला है। ठीक है, लेकिन इस मुद्दे पे एक शब्द जुबान से नहीं निकली, है ना। तो ये तमाम तरह की चीजें, देखिए एक बात आप समझिए, सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब बात समझती है और सारी चीजों पे अवलोकन करती है ना। ये सब देख रही है, समझ रही है। तो अच्छा, दूसरा एक चीज और आपको बता दें, अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को चेहरा नहीं बनाया
तो आप ये मान के चलिए कि लवकुश समीकरण का जो वोट है वो वोट भी इनका खिसकेगा, क्योंकि कुर्मी कोयरी समाज जो है वो किसी भी स्थिति में कंप्रोमाइज करने के पोजीशन में नहीं है नीतीश कुमार के नाम पे। चेहरा नीतीश का चाहिए ही चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अंतिम समय में मुझे लगता है कि मजबूरी हो जाएगी कि वो नीतीश कुमार का चेहरा सामने करेंगे। चुनाव के बाद जो स्थिति बने, इसलिए कि हम आपको बताएं कि इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी, और इसके कई प्रमाण इसके हम लोगों ने देखे हैं। अभी ताज़ा तरीन हम लोगों ने महाराष्ट्र में शिंदे की स्थिति को भी देखा कि जिस शिंदे को यह आश्वासन दिया गया था कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इसके बावजूद भी उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया गया। तो भाजपा ये खेल करती है। बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी कर रही है। चाहे प्रशांत किशोर की बात करें, अगर प्रशांत किशोर को भी देखा जाए तो टारगेट जदयू पर ही करते हैं। उन्होंने साफ कहा है कि जदयू का खाता तक नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास 10 सीट भी आ गई तो कहीं ना कहीं जाके सेट हो जाएंगे। तो जैसे 2020 में चिराग पासवान को आगे करके टारगेट किया था, नीतीश को नुकसान हुआ था, तो क्या प्रशांत किशोर भी जदयू को ही टारगेट कर रहे हैं? चीज हम आपको बता दें, जनता दल यूनाइटेड को टारगेट करेंगे प्रशांत किशोर तो बहुत लाभकारी नहीं हो पाएगा उनका ये प्लान जो है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर फुल फ्लेजेड अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा, जो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, मनोज भारती को इन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मनोज भारती दलित समाज से आते हैं, लेकिन दलित समाज का 1% वोट भी काट पाएंगे इसमें मुझे संदेह है। ये हमारा व्यक्तिगत आकलन है, इसमें मुझे संदेह दिखता है। पर जो भी वोट मिलेगा वो प्रशांत किशोर के नाम पर मिलेगा, और प्रशांत किशोर के तरफ सवर्णों का झुकाव ज़्यादा है बनिस्बत की ओबीसी और बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, अदर बैकवर्ड, पिछड़े, अति पिछड़े, कई तरह की जातियां प्रजातियां हैं बिहार में, सब नाम पूछिएगा तो यादव नहीं रहेगा। तो प्रशांत किशोर सवर्ण वोटों को साधने में ज़्यादा सफल हो रहे हैं, जिसका नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा और फायदा इसका आरजेडी को। प्रशांत किशोर अपनी जीतने की बात नहीं करते हैं कि मुझे जिताइए, मुझे वोट दीजिए, बात यही करते हैं कि उनको वोट मत दीजिए, उनको एक सीट मत दीजिए। देखिए, इन बातों को कह के प्रशांत किशोर लोगों के दिमाग में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जिस तरह से नहीं था बासिंग पाउडर निर्मा, उस तरीके से अपनी बातों को रटाना चाहते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि प्रशांत किशोर बड़े रणनीतिकार हैं, तो सोशल मीडिया से लेके और जितनी भी मीडिया हाउसेस हैं, उस हाउसेस में प्रशांत जी की अपनी पकड़ है ना। और उस पकड़ का फ़ायदा लेते हुए प्रशांत जी ये कोशिश जरूर करेंगे कि हम जो बातें कहें वो बात हम जनता तक सीधे तौर पर पहुंचा सकें। हालांकि एक बात आपको बता दें कि प्रशांत जी ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद कनेक्टिविटी तो उनकी बनी है, लेकिन अभी जो चुनावी समीकरण दिख रहा है उसमें कांटे की टक्कर होगी भारतीय जनता पार्टी एलीज मतलब एनडीए और महागठबंधन के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि बीजेपी ने यह मान लिया है कि यादव वोटर्स उनका नहीं है, इसीलिए जो मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया उनमें कोई भी यादव नहीं है, या बीजेपी के पूरे 21 मंत्री में से कोई भी यादव नहीं है। और क्या कुछ हो रहा है बिहार पॉलिटिक्स में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। धन्यवाद।